चलो अब बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था हम लोग का, 8 होमवर्क में दिया था, 9th वाला भी करवा दिया था। चलो पहले 10th पढ़ो, फिर बाकी बचे हुए बैलेंस कराते हैं। सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10। है हाँ, उसके जैसा है, सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, हल्का फुल्का। और देख लेते हैं क्या है नाटक, आधे लोग नहीं कर पाएंगे ना वरना फिर। तो पढ़ाते भी चलते हैं साथ ही साथ। तो कह रहा एक कंपनी है, इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, वीडियो गेम टाइप का कुछ बनाना चाह रहा है, पॉकेट वीडियो गेम। और उसमें एक्सपेंडिचर लगेंगे 600 लाख रुपए के, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल भी लगेगी 150 लाख। शुरुआत में ही लगती है सब दोनों। तो 750 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगेंगे आपके पास। ठीक है, 600 ये वाले और 150 ये वाले। कैपेसिटी है 12 लाख। और कैपेसिटी पहले 6 साल तक ऐसे यूटिलाइज करेंगे। पहले साल इतने परसेंट, दूसरे साल इतने परसेंट, तीसरे साल इतने परसेंट, चौथे साल, चौथे पांचवें छठवें इतने इतने परसेंट। ठीक है, मैक्सिमम बना सकते हैं हम लोग 12 लाख। इसके बाद कुछ डेटा और दे रखा है। प्राइस आपका 200 रुपये दे रखा है। कॉन्ट्रीब्यूशन 40% का है, तो 200 का 40% हो गया आपका 80। तो 1 यूनिट से कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा आपका 80 रुपए का। एनुअल फिक्स कॉस्ट, लेकिन जिसमें डिप्रेशन शामिल नहीं है, डिप्रेशन अलग से कंसीडर करना पड़ेगा, वो 480 लाख की है तीसरे साल से। और पहले और दूसरे साल ये रहेगी। ठीक है, यानी पहले साल 240, दूसरे साल 360, और तीसरे साल से लेके छठवें साल तक 480 480 480 ऐसा। डेप्रीसिएशन का जो रेट है वो 33% है। ठीक है, अब रेट तो बताया है, मेथड नहीं बताया। ठीक है, तो जब भी इतना ज़्यादा बड़ा मेथड हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा रेट हो, तो WDV ही लगाया जाता है। वैसे बड़ी क्लासेस में कहा जाता है कि अगर कुछ ना बताया जाए तो आपको कठिन वाला मेथड लगाना चाहिए, मतलब WDV लगाना चाहिए। ठीक है, ये 33% तो 3 साल में खत्म हो जाएगा। अगर 33% हम लोग SLM लगाते हैं, तो 33% क्या, वो 1/3, तो 3 साल में एसेट खत्म हो जाएगी। जबकि उस एसेट से तुम पैसा 6 साल तक कमा रहे हो, तो SLM लगाना सुटेबल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, WDV मेथड। फिर अगर कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिलेंगे आपको, मतलब जहां टैक्स आएगा वहां देना पड़ेगा आपको। और इनकम टैक्स का रेट आपको 50% लेना है। तीसरे साल के एंड में एक और एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगा 100 लाख का, एज अ वर्किंग कैपिटल। तो शुरुआत में वर्किंग कैपिटल लगाई थी 150 की, फिर से वर्किंग कैपिटल लगाओ कितने की, 100 की। फिर कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है वो है 15%। उसको टारगेट रेट बोला जाता है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट बोल सकते हो। और आखिरी में टर्मिनल वैल्यू देखो क्या बताई है। यार जो फिक्स एसेट आप लगाए थे 600 लाख रुपए की, ठीक है, इसकी रिकवरी होगी सिर्फ 10%। यानी 600 का 10% कितना हुआ, 60। 60 तो वो आ जाएंगे आपके पास, और प्लस करंट एसेट 100% आ जाएगी। करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पहले 150 लगाई थी, बाद में फिर 100 लगाई है, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल से पूरे 250 वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बताना चाहता है। कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करनी है आपको। कह रहा लैक्स ऑफ रुपी में राउंडिंग ऑफ करके लिखना, मतलब लाखों में लिखना वैल्यू, वो भी राउंडिंग ऑफ करके। ठीक है, एक एक रुपए तक हिसाब किताब नहीं लगाना है, इनको एकदम लाखों में हिसाब किताब चाहिए। For the purpose of your calculation, recent amendment of tax law with regarding to balancing charge may be ignored।
तो कहना है बैलेंसिंग चार्ज वाला जो होता है इनकम टैक्स के अंदर रूल, कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज, उसको आपको इग्नोर करना है। वो लगा भी कहाँ इनके ऊपर चल सकते थे, कोई पावर जनरेटिंग कंपनी थोड़ी ना है, तो वैसे भी हम लोग इग्नोर ही करते हैं, लिख के कंफ्यूज कर देते हैं। इससे अच्छा तो ना लिखे आदमी। कुछ बच्चे सोचते हैं भाई ये क्या था जो इग्नोर करना है, समझ रहे हो? तो उससे अच्छा ना ही लिखते, जब इग्नोर ही करना तो काहे लिख रहे हो, इग्नोर ही रहने दो। लेकिन नहीं, हम कंफ्यूज कैसे करेंगे फिर बच्चों को हम। चलो आओ शुरू करो लिखना। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ईयर, एक जीरो पीरियड में लग रहा है, एक जीरो पीरियड में लग रहा है, और थर्ड ईयर के एंड में लग रहा है। थर्ड ईयर के एंड में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, 150, थर्ड ईयर के एक एंड में लग रहा है, ठीक है सही चल रहा है। कैश आउटफ्लो पहले 600 लाख रहेंगे फिक्स एसेट में, फिर वर्किंग कैपिटल में लगेंगे 150 लाख, और फिर वर्किंग कैपिटल में लगेंगे 100 लाख। ऐसा सवाल कह रहा था। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो बेटा 15% के रेट से। जीरो पीरियड का तो ऑलवेज वन होता है। तीसरे साल का देख लेते हैं, 1 2 3 6 5 8, और इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो ये हो गया 65.8। इन कह रहा था जो अमाउंट लिखना वो लाखों में लिखना, तो 66 लाख लिखेंगे, ये 600 लाख हो जाएगा, और ये 150 लाख हो जाएगा, टोटल 816 लाख। तो ये हो गया भैया हमारा आउटफ्लो। अब बात करेंगे हम लोग इनफ्लो की। ईयर, जैसे 4 5 6 को इकट्ठा कर भी सकते हैं, चलो अलग ही लग रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है। हाँ बेटा, क्या नहीं कर पाएंगे, 4 5 6 एक साथ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर डब्ल्यू डेफिनेशन लगाना तो इकट्ठा कर भी नहीं पाओगे 4 5 6 का, क्योंकि अलग अलग साल का अलग अलग ही डेफिनेशन आएगा, तो अलग अलग ही रहने तो ज़्यादा अच्छा है। यूनिट की बात करें तो बना 12 लाख सकते थे, लेकिन पहले साल आप 4 ही लाख बना रहे हो। दूसरे साल 66%, 12 लाख का 66% होता है 8 लाख। फिर आप तीसरे साल 90%, 12 लाख का 90% होता है 10.8 लाख। उसके बाद आप आ जाते हो सीधा 100 लाख, 100%, तो ये हो गए 12 12 लाख रुपए का यूनिट। इसके बाद निकाल लो आप टोटल कंट्रीब्यूशन। वैसे ये सेम सवाल इंटरमीडिएट में भी था, अगर किए होगे तो याद होगा आपको। कंट्रीब्यूशन देखें तो पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन आपका 80 रुपए आ रहा है। 200 का 40% कितना होता है, 80। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको 80 रुपए के हिसाब से निकाल के लिखना है, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसके बाद फिक्स कॉस्ट अलग से माइनस करोगे और डिप्रेशन अलग से माइनस करोगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में बोला क्या सवाल में कि डिप्रेशन शामिल नहीं है। वैसे फिक्स कॉस्ट पहले साल की 240 है, फिर 360 है, उसके बाद हो गई भैया कितनी, 480 480 480। ठीक है, डिप्रेशन लगाओगे 600 लाख पे, 600 लाख का 33% होता है, मतलब 33, 1/3 का मतलब एक तिहाई होता है। केवल 3 से डिवाइड करते रहो, तो 600 का अगर 1/3 निकालेंगे तो 200 आएगा, फिर कर दोगे माइनस तो बचेगा 400। 400 का 1/3 निकालोगे तो आएगा 133। 400 में से माइनस करते हैं 133 तो बचेगा 267। 267 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो आता है 89।
267 से माइनस कर देते हैं तो बचता है 178। 178 का 33% निकालते हैं, आ रहा है 59। 178 से माइनस कर देते हैं तो बच रहा है आपका 178 माइनस 59, यानी कि 119। 119 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो आ रहा है 40। 119 से माइनस कर देते हैं तो आ रहा है 79। अब 79 का 33% निकालते हैं तो आ रहा है आपका 26। तो कुल मिला के ऐसे डिप्रेशन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो 33 1/3% निकालते जाना है, माइनस करते जाना है। कैलकुलेटर पे करवाओ, कैलकुलेटर पे करोगे, वरना अगर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करोगे तो ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा अलग से। ईयर 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखोगे ओपनिंग वैल्यू, यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन, और यहाँ लिखोगे क्लोजिंग वैल्यू। यहाँ लिखते हैं 600, फिर निकालते हैं इसका 1/3, 200 पे बचता है 400, फिर अगले साल की वैल्यू आ जाती है 400, इसका 1/3 निकालते हैं। ऐसे करके भर सकते हो आप, तो एक वर्किंग नोट आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो वैसा बनाना चाहो तो एग्जाम में आप बना सकते हो। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन में से इन दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करके बताओ जरा कितना कितना आ रहा है। माइनस का 220, माइनस का 120 बताया जा रहा है। $148 47 आ रहा है ना। फिर 295, 421, 440, 454। ठीक है, ये आ गया। और इससे निकाल लो आप, चलो टैक्स ही निकाल देते हैं, उसके बाद लिख देंगे अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब परसेंट जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका कैश इनफ्लो रिकरिंग वाला, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आरसीआई, यानी रिकरिंग कैश इनफ्लो। ये आपके रिकरिंग वाले कैश इनफ्लो आएंगे, टर्मिनल वाला अलग से लेना पड़ेगा जो आखिरी साल आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर यहीं पे जोड़ के लिख देंगे तो भी काम आपका बन जाएगा। चलो जोड़ के लिख दिया जाएगा सीधा, यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखा देंगे। ठीक है, टैक्स निकालते समय वही इनकम वाले टैक्स वाले रूल लग जाएंगे, सिंपल। ठीक है, वैसे इन्होंने बैलेंसिंग चार्ज के लिए मना किया था, बाकी इनकम टैक्स वाले रूल तो लगाएंगे लगाएंगे, जैसे कि पिछले 2 सवालों से आप लोग लगा रहे हो। लॉस आता तो उस साल कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ठीक है, ये मानते हुए कि कोई अन्य व्यापार या कोई और चारों हेड की कोई इनकम नहीं है जहां से हम इस लॉस को सेट ऑफ कर पाए, वो हो जाता था कैरी फॉरवर्ड, और आपका पैट यही आ जाता था जो है। अगले साल इससे पहले सेट ऑफ करते थे, 147 में 120 सेट ऑफ हो जाएगा, इसके बाद बचेगा 27, और उसका आधा टैक्स में चला जाएगा, यानी 14। तो बचेगा यहाँ पे 147 में से 14 माइनस कर दो, 133 लाख। 295 का 50% टैक्स, तो 100 अगर 48 लिखेंगे टैक्स तो यहाँ बचेगा 147 लाख। कहीं आधा ज़्यादा लिख सकते हो, कहीं कम लिख सकते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ 211 का टैक्स चला जाएगा तो 210 लाख बचेगा। 220 टैक्स चला जाएगा तो 220 बचेगा। 454 का मतलब 227 होता है, तो बचेगा 227 लाख। इन पे डेप्रिसिएशन की वापस ऐड करो, 120 माइनस का है, 200 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 133 में 133 से जोड़ोगे तो हो जाएगा 266। 147 में 89 जोड़ लो, 236, 269, 260, और इसमें अगर जोड़ोगे तो 253। लेकिन यहाँ 253 नहीं लिखेंगे, यहाँ कुछ और लिखेंगे, बताते हैं क्या लिखेंगे। तो जो 6 ईयर का कैश इनफ्लो है वो तो ये आएगा ही आएगा 227 प्लस डिप्रेशन का अमाउंट जो कि आ रहा है आपका 253,
प्लस इसमें टर्मिनल कैश इनफ्लो और जोड़ दो। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो में एक तो फिक्स एसेट का पैसा वापस मिलेगा 600 का 10% यानी कि 60 लाख, और एक करंट एसेट का मिलेगा, सवाल कह रहा था उसका कितना मिलेगा, 100%। तो यानी 310 लाख रुपए आखिरी साल आपको और मिलेंगे एसेट्स को बेच के। तो 253 प्लस 310, ठीक है। लेकिन इस पे टैक्स भी जाएगा, करेक्ट है, तो ये तो ऐसे नहीं बन पाएगा, दो चीज़ों का अलग अलग देखना पड़ेगा, अलग बना ही देते हैं वर्किंग में। तो जो टर्मिनल कैश इनफ्लो है इसके अंदर दो हो जाते हैं, एक हो जाता है रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये तो आपका हो गया है 250 लाख का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक हो जाता है आपका क्या, नेट सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो पहले देखना पड़ता है कितने वैल्यू पे बेचा, आखिरी में जो सैल्वेज वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 60 लाख की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें जो टैक्स गया होगा वो माइनस कर देना है, टैक्स ऑन डिस्पोजल माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि नेट सैल्वेज वैल्यू कितनी आ रही है, टैक्स निकालना पड़ेगा। बेच कितने में रहे हो, कैपिटल गेन की भाषा में उसको नेट सेल कंसिडरेशन बोलते हैं, या फिर सैल्वेज वैल्यू भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बेचा कितने में है, वो 60 लाख में, और इस समय की डब्ल्यू कितनी चल रही वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू निकालने का तरीका है कि डेप्रिसिएशन का पहले आप सम करिए, इससे काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का क्या करना है आपको, इसका टोटल करना है, जो कि 547 आ रहा है सब मिला के, और 600 खरीदी थी और अब तक 547 का डिप्रेशन लगा चुके हो, 600 की खरीदी थी, अब तक 547 डिप्रेशन लगा चुके हो, यानी बची होगी अभी 53 रुपए की एसेट। और 53 की एसेट अगर आप कितने में बेच रहे हो, 60 में, तो 7 का होगा आपको गेन, इस गेन पे आपको निकालना है टैक्स। गेन आया है 7%, तो फिर टैक्स हो जाएगा आपका, टैक्स ऑन डिस्पोजल इस 7 का 50%, 4 पकड़ लो। हाँ, माइनस करना था, मैंने जोड़ दिया गलती से, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। तो ये हो गया 56, तो 250 ये सैलवेज वैल्यू आएगी आपकी, ये वर्किंग कैपिटल का पैसा फ्री हो गया, और ये एक 56 नेट सैलवेज वैल्यू प्राप्त हो गई। आखिरी साल आपके कैश इनफ्लो इतने हो जाएंगे लास्ट ईयर के, कितना हो रहा है ये ऐड करने के बाद, 500, ये हो गया 559 लैक्स, यही यहाँ लिखेंगे 559। ठीक है, ये 559 कैसे निकला उसकी कैलकुलेशन यहाँ आपको देखने को सारी मिल जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे बेटा हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो भी 15% के रेट से। तो 870756, चलो मल्टीप्लाई करके सम बताओ कितना हुआ, इनका मल्टीप्लाई करना है, उसका बताना है टोटल। कितना बताया बेटा, 957, 51, 950.60, तो 951 पकड़ लो, तो 951 के आसपास निकल के आ रहा है, और आउटफ्लो जो निकाला था वो 816 है।
कितना? तो एनपीवी हो गई है क्योंकि 135 लाख, वो भी पॉजिटिव, इसलिए प्रोजेक्ट को क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट। खत्म। ये इंटरमीडिएट में लिखवाया था कि जो टर्मिनल कैश इनफ्लो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल और एक होता है सैल्वेज वैल्यू। तो यही चार्ट बनवा देते अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। वर्किंग कैपिटल का जो पैसा फ्री हो गया वो पकड़ लेना है, और नेट सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है सैल्वेज वैल्यू में से जो टैक्स जाएंगे बेचते समय उसको माइनस कर लो। तो बेचोगे 60 रुपए में और टैक्स ऐसे निकाले जाते हैं, तो इनकम टैक्स में आपने पढ़ा है कि 53 के एसेट अगर 60 के बेचोगे तो 7 लाख का गेन हुआ, उस पर टैक्स निकाल लो, वो यहाँ से माइनस कर दोगे। आखिरी साल 56 लाख रुपए तुम्हारे पास ये आ जाएंगे एसेट को बेच के। तो जो वर्किंग कैपिटल लगाई थी वो तो 100% रिलीज हो जाएगी, ऐसा हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा है कि करंट एसेट से 100% क्या हो जाएगा, टर्मिनल वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। और जो फिक्स एसेट लगाई थी 600 की, उससे कितना मिलेगा, 10%। तभी तो फिक्स एसेट का 10% किया है यहाँ पे। और इसका 100% करना, आप 100% चाहे से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो वही आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से लगाया जाएगा ये अपना क्वेश्चन नंबर 10। चलो वापस आ जाते हैं। एक केस स्टडी बची हुई है हम लोग के पास यहाँ पे, और इसके बाद एक दो सवाल इधर के भी कोई बचे हुए थे, कौन से बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 भी बचा हुआ है शायद, और बचा है 6 वाला, हो गया था ना। चलो ठीक, चलो 5 वाला पढ़ो, 5 वाला। ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना मांगता है। बड़ा पढ़ लिया, चलो समझा देते हैं। कॉम्प्लेक्स लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इवेल्युएट कर रही एक प्रपोजल
to build and operate transfer a section of 20 किलोमीटर रोड एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 400 करोड़ टू बी फाइनेंस एज फॉलोज। ठीक है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो रोड बनाने का काम करती है कुल मिला के। ठीक है, और 20 किलोमीटर की इनको क्या करनी है, रोड तैयार करनी है। उसमें 400 करोड़ रुपए का क्या लगेगा, पैसा लगेगा, 400 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगेगी, जिसमें ये 100 करोड़ रुपए लाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के माध्यम से, और बाकी 300 करोड़ का क्या लेके आएंगे, लोन लेके आएंगे। ठीक है, 300 करोड़ का लोन लेके आएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन विल बी ओपन टू ट्रैफिक एंड टोल विल बी कलेक्टेड अ पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द व्हीकल यूजिंग ऑन रोड। कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन रोड ड्यूरिंग द above 15 year after completion of the period। कुल मिला कह रहे हैं कि 15 साल तक तुम टोल वसूलोगे, और ऐसे ही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में कि गवर्नमेंट तो नहीं बनवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दे देती बेटा रोड बनवानी बनवा डालो, शुरुआत के 10 साल टोल तब ले लेना। अब फिर वो साले अपने हिसाब से टोल वसूलते हैं, तभी तो महंगा हो जाता है। अब उनको 10 साल में अपना सारा पैसा भी वापस लेना है और तो 3 गुना कमाना भी है। अब कोई 400 करोड़ कम लगाएगा, अगर 1200 करोड़ तो निकालेगा ही 15 साल में, इतना भी ना निकले तो मजा क्या आएगा। उसी हिसाब से लोग क्या होते हैं, टोल लेते हैं अपना। उसके बाद जब उसके 15 साल खत्म हो जाएंगे फिर गवर्नमेंट लेना चालू करेगी, लेकिन हमारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, बनवा के दे रहे हैं, इस हिसाब से अपना डील किया जाता है। तो जब गवर्नमेंट के पास अपना फंड नहीं होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अलॉट कर देती है कि यहाँ टोल बनवा दीजिए, यहाँ ये बनवा दीजिए, और उसका जो भी रेंटल चार्जेस होगा वो आप शुरुआत के 10 साल 15 साल जैसे उनको लगता है कि हाँ इतने साल में रिकवरी हो जाएगी, वैसे टाइम पीरियड सेट हो जाता है। तो वही यहाँ आ रहा है। तो 15 साल तक रोड मेंटेन करना भी इसी कंपनी का काम है कि रोड अगर कहीं टूटेगी फूटेगी तो बनवाएगी। 15 साल के बाद वो रोड किसको हैंड ओवर कर देंगे, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, और बात खत्म हो जाएगी। अब टोल रेवेन्यू जो आएगा वो आएगा 100 करोड़ रुपए का पर एनम। ठीक है, और एनुअल टैक्स कलेक्शन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ रोड अमाउंटिंग टू 5% ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 5% अगर प्रोजेक्ट का निकालोगे तो 400 का 5% निकालना है, जो कि 20 आएगा। तो यानी कुल मिला के 100 करोड़ आएंगे लेकिन 20 खत्म हो जाएंगे, अल्टीमेटली 80 करोड़ तुम्हें बचेंगे ना हर साल। फिर कंपनीज कंसीडर टू राइट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन 15 ईयर ऑन एसएलएम बेसिस। ठीक है, तो एसएलएम बेसिस से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पर्पस कंपनीज अलाउड टू टेक डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% डब्ल्यूडीवी। टैक्स में 10% डब्ल्यूडीवी लगाते हैं, प्रोजेक्ट में 15% एसएलएम लगाना है। आगे देखो, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एग्रीड फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन इन 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब देखो इस सवाल में टैक्स का कहीं रेट नहीं दे रखा है, तो जब टैक्स इग्नोर करते हो तो डेप्रेशन ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाता है। तो डेप्रेशन की बात यहीं पे होती है खत्म। अब आपको निकालना क्या है, एक निकालना है प्रोजेक्ट का आईआरआर, यानी पूरे प्रोजेक्ट का निकालना है, और एक होता है इक्विटी आईआरआर। इक्विटी आईआरआर का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका इंटरनल रेट क्या निकलना, उसने क्या आउटफ्लो लगाया था, उसको क्या इनफ्लो होंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विटी आईआरआर। इग्नोर करना है आपको कॉर्पोरेट टैक्सेशन, और फिर एक्सप्लेन करना है कि प्रोजेक्ट आईआरआर और इक्विटी आईआरआर क्यों अलग अलग आया। तो अलग अलग तो ये करेंगे, दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग अलग होता है, दोनों का इनफ्लो आउटफ्लो अलग होता है, अलग अलग तो आएंगे ही आएंगे, नो डाउट। तो ये आगे हमारा भैया क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसमें निकाल लो इनफ्लो कितना आएगा। तो टोल कलेक्शन होगा 100 करोड़ रुपए का पर एनम, लेकिन इसमें आपके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस खर्चा हो जाएंगे जो कि 400 करोड़ का 5% है।
यानी कि 20 करोड़। तो ये हो गया प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया है 400 करोड़, उससे इतना बचेगा। लेकिन इतना इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा। पहले इसमें से क्या होगा, जो लोन का है उसकी ईएमआई जाएगी, उसके बाद जो बचेगा वो मिलेगा किसको, इक्विटी वालों को। ठीक है, तो इसमें क्या माना करना पड़ेगा आपको, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब लोन ले रहे हो आप 300 लाख का, ये 300 करोड़ रुपए का। किसी भी चीज की इंस्टॉलमेंट निकालना बहुत आसान है, खासकर लोन वगैरह की। आपको देखना कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो डिवाइड बाई पीवीएफ किया जाता है। पीवीएफ उस रेट से किया जाता है जिस रेट से लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आपको क्या लेना होता है, कितना आप लोन ले रहे हो डिवाइड बाई पीवीएफ करते हैं। लेकिन पीवीएफ जो रेट से करोगे, जो रेट लोन पे अप्लाई हो रहा है वो रेट। तो अगर लोन अगर देखो तो लोन कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया था, इस पे 15% का निकालना है। और लोन कितने साल के लिए ले रहे हो, लोन का टाइम पीरियड कितना है, लोन का टाइम पीरियड 15 ही साल तक दोगे। ठीक है, क्योंकि बोला तो नहीं गया है, लेकिन जब 15 साल का टाइम पीरियड है तो 15 ही साल का लेके चलेंगे ना। ऐसा भी हो सकता है कि लोन आपने 8 साल लिया, 9 साल लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर 15 साल का फिर अलग ही अलग बनाना पड़ता है कि पहले 8 साल लोन जाएगा, फिर अगले 7 साल लोन नहीं जाएगा, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोन का अमाउंट है आपका 300 करोड़ रुपए। क्या नहीं है भाई, कहाँ पढ़ रहे हो तुम। तो 15% के रेट से 15 साल का पीवीएफ निकालो। 5.847, 874 कह रहा है, 47 कह रहा है, क्या कह रहे सब गलत, सब क्या बता रहे हो? डिवाइड करो इसको, 51.30 करोड़ का चला जाएगा लोन की ईएमआई। और उसके बाद जो बचेगा वो बताओ, 3-1 हो जाएगा, 3-1 कर देते हैं। ठीक है, माइनस कर दो, बताओ कितना आया। 28 पॉइंट, इसको बोलते हैं इक्विटी वालों का कैश इनफ्लो, यानी इक्विटी कैश इनफ्लो। तो एक तो पहले ये बनाना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में कितना पैसा कमाओगे, और लोन की ईएमआई देने के बाद इक्विटी वालों के हाथ में क्या लगेगा, इक्विटी वालों के लिए क्या बचेगा कैश इनफ्लो के फॉर्म में। अब इससे ही हम लोग क्या करेंगे, अपना निकालेंगे। तो एक एक करके निकालोगे। पहला हम निकाल लेते हैं क्या, प्रोजेक्ट का आईआरआर। प्रोजेक्ट के आईआरआर में अगर देखो तो पूरे प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो हो रहा कितने का, और जो इनफ्लो आएगा पूरे प्रोजेक्ट में वो आएगा कितने करोड़ का, 80 करोड़ का। और आईआरआर जानते हो कि ऐसा रेट जिसपे एनपीवी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए इनफ्लो आउटफ्लो की। एनपीवी इक्वल नहीं है, एनपीवी जीरो आया इसे बोलो, या फिर बोलो कि कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की क्या आ जाए, बराबर आ जाए। एनपीवी जीरो लाना होता है जब आप आईआरआर निकाल रहे होते हो। अब अगर आपको ध्यान हो तो एनपीवी कैसे निकालते हो, जो एनुअल कैश इनफ्लो होगा इसको आप पीवीएफ से मल्टीप्लाई करोगे, कैश आउटफ्लो माइनस करोगे, इसको लाना है हमें जीरो। जिस रेट के पीवीएफ से ये जीरो आ जाएगा वही रेट क्या बन जाएगा, आईआरआर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा कर लो ना, इसको जीरो लाना है, ये इधर जाएगा कैश आउटफ्लो बन जाएगा, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 400 डिवाइड बाई 80 करो, 5 आ रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रेट लें तो 15 साल का पीवीएफ एग्जैक्ट 5 आ जाए।
ठीक है, कौन सा रेट लें कि 15 साल का पीवीएफ क्या आ जाए, जो इतना आया है वो कितना है, एग्जैक्ट 5 के आसपास आ जाए। तो 15 पे आया है ज्यादा, तो रेट और बढ़ाओ, एक बार 18 पे निकालो 5 साल का पीवीएफ। इसी को क्या बोलते थे हम लोग, फेक पे बैक पीरियड, जो स्टार्टिंग में बताया गया था। 15 साल में रेट लेना है तुम्हें 18%, टाइम 15 साल, 5 आना चाहिए, ये बोले थे, 5 साल नहीं बोले। 5.09 आ रहा है, तो और बढ़ाओ 19 पे लो, 4 पॉइंट मतलब कम हो गया, तो इसका मतलब रेट 18-19 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब रेट क्या है, 18-19 के बीच में लाई कर रहा है। एक बार 18 पे निकालो और एक बार निकालना पड़ेगा 19 पे। कैश इनफ्लो 80 करोड़ का इंटू 18% के रेट से 15 साल का पीवीएफ, वन डिवाइड बाई 1.1888, 5.092 के आसपास आ रहा है। ये पीवीएफ है 18% के रेट से 15 साल, और इसके बाद कैश आउटफ्लो माइनस कर दोगे जो कि 400 करोड़ का है। यहाँ पे पीवीएफ 19% के रेट से लेना है 15 साल का, और 400 करोड़ माइनस कर देना। फोर 4.876 हो जाएगा राउंडिंग ऑफ करके। ये पॉजिटिव आ रहा है 7.36 करोड़, और ये नीचे अगर निकालें 9.92 माइनस का आ रहा है, तो इससे निकल जाएगा हमारा प्रोजेक्ट का आईआरआर। फॉर्मूला होता है पता ही है, लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस, लेकिन माइनस माइनस अल्टीमेटली हर बार प्लस ही हो जाता है। तो ऐसा करके नया आंसर आ जाएगा, जो भी निकले, जितना भी निकले। कितना, 18.43। तो सवाल के एक पार्ट का आंसर आ गया है प्रोजेक्ट आई आर आर। तो प्रोजेक्ट आई आर का अर्थ है कि पूरे प्रोजेक्ट में कितना आउटफ्लो लगेगा और पूरे प्रोजेक्ट से कितना इनफ्लो आएगा। इक्विटी डेट का अलग अलग नहीं निकालना, कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। जब हम लोग निकालेंगे क्या, इक्विटी आईआरआर, तो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा हम लोग। इसमें पूरे प्रोजेक्ट का निकाला जा रहा है ना, अलग अलग नहीं निकाल रहे। तो आउटफ्लो भी 400 कैसे हुआ, 300 लोग तो 200 लोग पैसे दे रहे हैं, तो जो पॉइंट सोच रहे हो इक्विटी वालों का हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब पूरे प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया गया है और पूरे प्रोजेक्ट से कितना पैसा आएगा, ठीक है। अलग अलग नहीं देखना कि इक्विटी वालों के हाथ में कितना लगेगा। अगर इक्विटी का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो आगे आ तो रहे उसी पे। अब निकालने तो जा रहे हैं इक्विटी आईआरआर। इक्विटी आईआरआर का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा और क्या वो लगाएंगे। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इनकी जेब से सिर्फ कितने करोड़ जाएंगे,
100 करोड़। और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इनके पास आएंगे कितने, 28.69 करोड़ एवरी ईयर। अब इससे आपको निकालना है क्या, IRR। ये इक्विटी वालों का हो गया, इक्विटी वालों ने क्या लगाया था, इक्विटी वालों को क्या मिल रहा है। चलो निकालो भाई, क्या निकल के आएगा इसमें से, कौन सा। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा ही आएगा राउंडिंग ऑफ की वजह से। हाँ बेटा, तो अब इससे निकाल लो। पर देखना पड़ेगा 100/28 कितना आ रहा है, 3.48। अभी आपने PVAF जब 19 पे निकाला था तो ये आया था 4.876। लाना अब आपको 3.48 के आसपास है, रेट और बढ़ाना पड़ेगा। तो 25, 26, 27, 28 लेके देखो कहाँ पे आएगा, फॉल करेगा, उससे काम बनेगा। किस पे, 25 पे, और बढ़ाओ रेट फिर। 28 पे 3.48 आ रहा है, 28 पे लेके पहले एनपीवी निकालते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कैश इनफ्लो हो गया 28.69, 3 पॉइंट एग्जैक्ट 3.483 माइनस 100 करोड़, माइनस का 0.073। तो लगभग लगभग आ ही गया है मोटा मोटा, अगर समझो तो। ठीक है ना, अगर एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट निकालना चाहते हो तो एक बार 27 पे निकालो। थ्री पॉइंट कितना, 3.31। इससे निकाल लो भैया अपना क्या, इक्विटी IRR, इक्विटी IRR मिनिमम रेट है 27 प्लस 82। कितना आ रहा, 98 आ रहा है। ये कहा है, बता दो 82 बता रहा है। चल लिखते हैं, जितना है उतना लिखो। 0.07 था, 0.7 ना लगा देना, कोई भाई गड़बड़ कर दिया। हाँ तो ध्यान रखो भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है, जीरो की अपनी एक वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ जीरो नहीं देखी क्या। तो इस तरीके से दोनों IRR निकल जाएंगे, लेकिन ये भी बताना है कि इन दोनों IRR में क्यों डिफरेंस आया है। तो डिफरेंस मेनली आता है अर्निंग की वजह से और कैश आउटफ्लो की वजह से। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में देखो तो कैसा आंसर इसका लिखा है, इन लोगों ने देख लो यहाँ से, ये पढ़ो। अब इनका प्रोजेक्ट का 18.4 निकला है, तुम लोग का कितना निकला था यहाँ, 18.4043, वही बात है। ये भी हम लोग का लगभग लगभग 28 ही निकला है। तो लगभग लगभग निकलता है यार का आंसर, एग्जैक्ट नहीं निकलता, क्योंकि ये लोग एकदम एग्जैक्ट उससे सॉल्व करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेल सीट पर डालकर डेटा पूरा। तो वहाँ 50 डिजिट तक पूरा डेटा ले लेता है, वहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा ही आएगा। आप वहाँ पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट तक सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हल्का फुल्का लिटिल बिट डिफरेंस आना लाजमी है। तो देखो इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, यहाँ 28 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है,
18.4, या अपने ऐसा निकाल लो डिफरेंस। 27.98 माइनस इसको करो, दो कितना आया? कितना आया डिफरेंस? 9.5। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आने की वजह होती है वो कैसे किया जाएगा समझो। 9.5 का डिफरेंस आपने बताया है, तो आपको क्या करना है समझो। उधर देखो, प्रोजेक्ट से कमाया जा रहा है 18.43, और इंटरेस्ट जो आप लोन पे कर रहे हो 15% के रेट से पे कर रहे हो, तो इसलिए इक्विटी वालों को थोड़ा ज्यादा बच रहा है। तो इसका और 15 का डिफरेंस निकालो। 18.43 माइनस 15, 3.43, और जो लोन का अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई करो 300 करोड़ पे। क्या कर रहे हो तुम? 300 का जो ये डिफरेंस आया उतना परसेंटेज निकालना है। 10.29, तो लगभग लगभग इन लोग का डिफरेंस जो होगा वो 10.29 के बराबर होगा। लगभग लगभग एग्जैक्ट वो भी नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो उसको ऐसे रिकंसाइल किया जाता है। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट का आईआरआर, जो कि आया है 18.43, और ये आया है हमारा इक्विटी का आईआरआर, जो कि आया है 27.98%। वही देखो यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है, अगर सही से समझो तो कह रहा है कि 18.4% आप अर्न कर रहे हो कंपनी, जबकि केवल लोन पे ब्याज कितना पे कर रही है? 15। तो डिफरेंस 3.4% उसके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, जो इक्विटी वालों को मिलेगा। ठीक है, और लोन का अमाउंट कितना था? 300। तो 300 करोड़ रुपए का 3.43% निकालना है। जब निकाला गया तो 10.2 आया, तो यही 10.2 का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, मोटा मोटा। तो उसको ऐसे लिखा जाता है। तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कैसे निकालोगे? लोन का अमाउंट इनटू प्रोजेक्ट का आईआरआर कितना आया है, और माइनस इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज कितना है। तो लोन का अमाउंट है आपका 300 करोड़, कंपनी कमा रही है 18.43%, जबकि इंटरेस्ट केवल कितना पे करना पड़ रहा है उसको? तो बचेगा तो है ही है एक्स्ट्रा। जितने पैसे में बच रहा है उतना आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा मोटा मोटा। तो इनका जब डिफरेंस निकालो तो 3.43 आ रहा है, और 300 का 3.43% निकालते हो तो मोटा मोटा 10.29 आता है। हमने बताया था एग्जैक्ट नहीं मैच करेगा, ठीक है, नियर अबाउट आएगा। इन दोनों का सम करोगे तो उसके आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन किया है, तो यही तुम भी एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम के अंदर। बाकी एग्जैक्ट तो इनका भी 10.2 नहीं आ रहा है। यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालो तो 9.6 का आ रहा है, 10.2 का थोड़ी ना आ रहा है। तो नियर अबाउट पता चलता है कि इसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, मेजर मेजर। तो वही आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? आपको लिखना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो अर्न कर रही है 18.43%, जबकि इंटरेस्ट जो पे कर रही है कितना पे कर रही है? 15%। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस आएंगे, बस रिकंसाइल करके नहीं दिखाना होगा आपको। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जाम में लिखना है या आपकी जगह पे हम होते तो कैसे लिखते वो यहाँ लिखा है देना है। आपसे कहा था कि रीजन ऑफ डिफरेंस एक्सप्लेन करो। रीजन ऑफ डिफरेंसेस इन प्रोजेक्ट आईआरआर एंड इक्विटी। जो इसका मेन रीजन होता है, मेन रीजन इज दैट
कंपनी इज अर्निंग at 18.43% rate, whereas giving 15% as interest to फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हेंस इक्विटी शेयर होल्डर अर्न दैट इज 3.3% कितना एक्स्ट्रा ऑन 300 करोड़ लोन अमाउंट। ठीक है, जो कि हो जाएगा 300 करोड़ का 3.43%। तो ये मोटा मोटा ये लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इसी की वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं, जो कि लगभग लगभग 10% के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो आप लगभग लगभग फील कर पाओगे, मोटा मोटा 10% के आसपास। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, ऐसे लिखना होगा। तो इस पार्ट के नंबर मिलेंगे आपको ये। तो ये सवाल अगर मान लो एग्जाम में आता है और 7 नंबर का होता है, तो फिर 2.5 नंबर इसके होंगे मोटा मोटा, 2.5 नंबर इसके होंगे और 2 नंबर इसके होंगे। ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, समझ सकते हो। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ, हाँ बेटा। तो फिर एक ही दे रखा होता जिससे तुम्हें लगाना होता। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि सर इस सवाल में अगर ये ना कहता टैक्स इग्नोर करना, तो हम डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाते या डब्ल्यूडीवी से लगाते। यही सवाल है। तो सवाल बताता किससे लगाना होता, फिर तो तुम भी कंफ्यूज होते, हम भी कंफ्यूज होते और ये सब भी कंफ्यूज ही होते। ठीक है, वो इनकम टैक्स में लागू करोगे, यहाँ क्या करना है, ये कहे एसएफएम में क्या करेंगे, तो बात समझ में आए। समझ लो। तो ऐसे तो टैक्स के रेट फिक्स होते हैं, तो वो कहे नहीं लगा रहे हैं। टैक्स में तो प्लांट मशीनरी में 15% होता है, इतने सवालों से 15% काहे नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर तुमको एक चीज कोई दे रखी होती है, दोनों लाइन ना लिखता, एक लिखता, उससे हम लोग लगाते। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 का मतलब 10 तो हो गया है। सॉल्व केस स्टडी। एक बार जब तक सवाल पढ़ोगे नहीं तब तक ऊपर से चला जाएगा, इसलिए सवाल पढ़ लो।
और पढ़ लिया यहाँ से यहाँ तक का, और नीचे पढ़ाएं? नीचे भी है जानकारी भाई, ऐसा नहीं होता। ये ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस, उसका ये पहला क्वेश्चन होता था, ये फर्स्ट। तो पहला लगाने के बाद देखना, तो वो पहले ही सवाल ऐसा होता होगा तो फिर कैसा होता होगा वहाँ ओल्ड सिलेबस। अगर लगभग लगभग 2012 वाला सिलेबस तुम लोग को दिखाया जाए, तब सिलेबस 12 वाला लें और पेपर का स्टाइल इसके हिसाब से करें जैसे आजकल चल रहे हैं पेपर। तो 2008 सिलेबस 12 सिलेबस में क्या होता था, सिलेबस कठिन था लेकिन पेपर आउट द ट्रैक नहीं आता था, सवाल ज्यादा बाहर से नहीं देता था, तो खुद ही सवाल इतने भयंकर भयंकर किताबों में पड़े थे। ये था कि सब कुछ किताबों से ही देता था ज्यादातर, लेकिन किताब में ही कठिन कठिन चीजें दे रखी थी। अब सिलेबस थोड़ा आसान कर दिया देखने में, लेकिन पेपर अब भी उतना ही कठिन बना रहा। तो बुक हल्की करके बच्चों के दिमाग के साथ खेल जाता है, इनमें आसान आसान दे तो वहाँ एग्जाम में कठिन कठिन पूछ लेंगे। इसलिए कभी कभी देखते हो कि स्कैनर में बहुत पुराने सवाल और कठिन दिखाता है वो, जो उस समय थे ही कठिन कठिन चीजें। हाँ बेटा पढ़ लिए सवाल, चलो। अब इसमें देखो जो खर्चे वर्चे कुछ दे रखे हैं, कुछ ऐसे खर्चा होंगे, है ना, जो आउटफ्लो तो है, मतलब पैसा तो जाएगा लेकिन उनका टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, मतलब उनको ट्रेडिंग पीएल में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, देखो, अगर हमें प्रोजेक्टर खरीदना होता है, प्रोजेक्टर खराब हो जाता है और 40,000 का प्रोजेक्टर खरीदना होता है, तो मुझे ज्यादा दुख होता है, रेदर चाहे 40,000 का रेंट देना पड़ जाए तो कम दुख होगा, क्योंकि 40,000 का रेंट देंगे तो उसको पीएल में लिखेंगे, इससे प्रॉफिट भी कम आएगा और टैक्स कुछ बचत होगी। वो 40,000 का बर्डन में कुछ ना कुछ टैक्स सेविंग हो जाएगा, वो 40,000 की कॉस्ट थोड़ी कम फील होगी। लेकिन अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो बैलेंस शीट में लिखते हो, हाँ उसका डेप्रिसिएशन धीमे धीमे करके आप क्लेम करते हो, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, टैक्स के अंदर। तो इसलिए इनमें ये समझना पड़ेगा आपको कि कौन से खर्चे रेवेन्यू वाले हैं, मतलब जिनको आप ट्रेडिंग पीएल में लिखोगे, उनको टैक्स निकालने से पहले घटाना है। ठीक है, मतलब चलाएंगे वही इनफ्लो आउटफ्लो वाला एंगल, लेकिन उसमें भी दो दिमाग लगाने पड़ेंगे आपको कि कौन से खर्चे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ही माइनस कर लें, और बाकी जो खर्चे वर्चे होंगे जिनमें टैक्स का बेनिफिट नहीं होता है वो बाद में माइनस कर लेना टैक्स का कंसिडरेशन करने के बाद। तो ये दिमाग बहुत तगड़ा लगाना पड़ेगा, वरना चीजें हो जाएंगी आपकी खराब। तो डेटा बहुत ज्यादा दे रखा है इसके अंदर सवाल में, तो एक एक चीज करके समझो तो क्लियरेंस मिलेगी आपको। अब अगर डेटा आप देखो तो यहाँ पे कितने साल का मैटर दे रखा है आपको, 4 साल का, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 पकड़ लेंगे। और कुछ है कि पहले साल के स्टार्टिंग में भी खर्चा होगा, तो पहले साल के स्टार्टिंग मतलब जीरो पीरियड हो गया, तो कुछ ऐसे भी खर्चे होंगे उनको जीरो पीरियड में लेना पड़ेगा। तो पीरियड हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। इस बार इसमें डेटा ये वाला बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे करके नहीं बना पाओगे, सेल यहाँ लिख लें तो कितने खर्चे बनाते रहोगे, ऐसे ऐसे करके लंबा लंबा बनाना पड़ेगा, तब ज्यादा कन्वीनियंट आ पाएगा। तो एक हो गया हमारा जीरो पीरियड, ये हो गया 1 ईयर, ये हो गया हमारा 2 ईयर, ये हो गया 3 ईयर, और ये हो गया 4 ईयर। ठीक है, अब एक एक करके चीजें हम लोग धीमे धीमे करके लिखेंगे, पहले तो यही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लिया हम लोगों ने सेल्स। ठीक है, 322 322 418 418, 322 322 418,
अब सही हो गया। इसके बाद के खर्चे, अभी आप सिर्फ वो वाले खर्चे माइनस करना जो टैक्स से पहले होते हैं, मतलब रेवेन्यू खर्चे माइनस कर रहे हैं सिर्फ। तो मटेरियल ट्रेडिंग पीएल का आइटम होता है, वो लिखोगे। मटेरियल कंज्यूम्ड, 23, 40, 85, 85। ठीक है, कोई समस्या? अब देखिए, आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हो तो वहां मटेरियल कंज्यूम नहीं लिखते थे हम लोग, जितना मटेरियल परचेज करते थे वो लिखते थे। ठीक है, तो जितना कंज्यूम करोगे, अब यहाँ ट्रेडिंग पीएल भी नहीं बना रहे हैं, यही समझो हम लोग इनफ्लो आउटफ्लो लेके चल रहे हैं। तो इनफ्लो आउटफ्लो या एनपीवी में अगर मैंने इतना सामान खरीदा है तो मैं इतना लिखूंगा, जितना पैसा गया है मैं उससे मतलब है। यूज हो रहा है कि नाले में फेंक रहे हैं इससे मतलब नहीं होता, खासकर एनपीवी के सवाल में हमें इनफ्लो देखना होता है और आउटफ्लो देखना होता है। तो ये भी पैसा गया होगा, और कुछ स्टॉक कह रहा है कि आप मेंटेन करके रखोगे, पैसा उसमें भी जाएगा। यहाँ देखो क्या बताया गया है। ठीक है, यहाँ भी क्या बताया गया है कि आप क्या करोगे, मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करके रखोगे बिफोर कमिटमेंट ऑफ प्रोग्रेस। कितना है आपका? 20 का, और एट स्टार्टिंग ऑफ ईयर 1। वर्किंग कैपिटल का समझ लो लगेगा। ठीक है, जीरो पीरियड में। लेकिन जो जीरो पीरियड में लोग हैं, उस जीरो पीरियड में तो कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे होगे, तो उसमें टैक्स की कोई टेक्निकली बचत नहीं होगी। ठीक है, तो वैसे जीरो पीरियड में कोई टैक्स वैक्स निकालोगे निकालोगे नहीं। लेकिन आगे कहानी ये है कि लेवल ऑफ मटेरियल यहाँ बढ़ा देते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार में पढ़ो पहले खुद से, फिर समझाते हैं। हाँ बेटा, जीरो पीरियड में 20 का लगेगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के एंड तक मेंटेन 55 का करना है। इसका मतलब 35 और खरीद के रखना पड़ेगा, तभी वो 55 का हो जाएगा। लेकिन इस पे कोई टैक्स सेविंग आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये खरीद के रखे हो, पीएल में लिख थोड़ी ना पाओगे। पैसा जा रहा है आपका, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसको तुम ट्रेडिंग पीएल में लिख नहीं पाओगे। समझ लो, जो आपका स्टॉक होता है उसको दाहिने साइड लिख देते हो। जैसे मान लो, सपोज कर लो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो आप परचेज अगर 100 के लिखे ट्रेडिंग में, तो क्लोजिंग स्टॉक 40 का लिख दे इधर, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट निकालने में तो 60 का ही इस्तेमाल किया आपने। अगर ट्रेडिंग की बात करें और आप इधर परचेज लिखो 100 रुपए और इधर लिख दो 40 क्लोजिंग, तो अल्टीमेटली 60 का असर ही तो आया प्रॉफिट निकालने में। तो जब आपने मटेरियल कंज्यूम लिख दिया है, तो उस समय फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से मतलब नहीं रहेगा तब तक, जब तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना निकाल लो। ठीक है, टैक्स पर्पस के हिसाब से आपको अकाउंटिंग वाला नियम कानून समझना पड़ेगा कि कौन से खर्चे हम ट्रेडिंग पीएल में दिखाते, पहले वो खर्चे माइनस होंगे, और उन खर्चों के बाद अन्य खर्चे माइनस होंगे। एक बार टैक्स दे दें उसके बाद रिमेनिंग माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक बनाते थे ना हम लोग कंपनी में पीएल अप्रोप्रिएशन, उसमें वो सब खर्चे डाले जाते थे यूजुअली जो टैक्स देने के बाद पड़ते हैं। बात समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे ये चीज बहुत दिमाग लगा के समझनी पड़ेगी कि किस खर्चे पे आपको टैक्स का फायदा होगा, मतलब कौन सा खर्चा आप ट्रेडिंग पीएल में लिख पाओगे और कौन सा नहीं लिख पाओगे। जो खर्चे आप ट्रेडिंग पीएल में लिख पाओगे उनको पहले माइनस करना है, और फिर निकाल लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर दे देंगे टैक्स, और उसके बाद अन्य खर्चे और माइनस करेंगे जो कैश आउटफ्लो होंगे आपके। इस तरीके से आपको डील करना है। हेलो, हाँ जी बोलो, बताएं।
जी से बताएं। हाँ जी चलाते हैं, बताएं। अच्छा अच्छा। चलो वापस आ जाओ बेटा, क्या बता दें? अब करने के बाद समझना है, तब ज्यादा समझ पाओगे ना। बस उसको अभी नहीं माइनस करना है, क्योंकि उसको आप पीएल में लिख नहीं पाओगे। या फिर आप मटेरियल परचेज पहले लिख लिए। समझ लो इस समय हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं और वो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं जिसमें हम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ट्रेडिंग की कहानी है कि अगर आपने यहाँ मटेरियल कंज्यूम लिख लिया तो फिर आपको ना ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है ना क्लोजिंग लिखना होता है, क्योंकि उसके अंदर सब खुद मिल गया। ओपनिंग इसके अंदर जुड़ा हुआ है और क्लोजिंग घटा हुआ है। तो जैसे मटेरियल कंज्यूम लिखते हो, ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो कैश आउटफ्लो होगा, बाद में लिखेंगे। ये बताना चाह रहे थे कि आउटफ्लो तो उसमें भी होगा ना, आपने जो मटेरियल कंज्यूम कर डाले हो। ठीक है, जैसे मान लो 4 किलो आलू लगेगा समोसा बनाने में, समोसे की दुकान में, तो जो 4 किलो आलू समोसा बनाने में लगेगा उसका भी पैसा जाएगा सुबह सुबह। और 2 किलो रखना है आलू बचा के, तो पैसा तो 6 किलो का देंगे, लेकिन पीएल में 4 ही किलो का लिख पाओगे। समझ रहे हो? ये है एग्जाम्पल। दोनों लेने हैं, 4 पहले घटाओ टैक्स देने से पहले पहले, कि फिर टैक्स वाला प्रॉफिट निकले उस पर टैक्स भर पाओ। और उसके बाद 2 किलो और आलू जो बचा के रखे हुए, पैसा तो उसमें भी गया है, बाद में आउटफ्लो की तरह उसको भी कंसीडर करेंगे। कैश आउटफ्लो दो टाइप के होते हैं ना, एक रेकरिंग कैश आउटफ्लो, या बोलो रेवेन्यू कैश आउटफ्लो, और एक हो जाएगा कैपिटल कैश आउटफ्लो। मतलब एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हो गया रेवेन्यू वाला। तो जो रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर होते हैं वो ट्रेडिंग पीएल में दिखाए जाते हैं, जिससे आपको सही से टैक्स भरना पड़ जाए। वरना एक्सपेंडिचर तो कैपिटल नेचर का भी होता है। समझ लो, जैसे अभी तक आप मशीन खरीद रहे थे 400 लाख की, तो माइनस तो करते थे एनपीवी निकालते समय, क्या उसको हम पीएल में लिख पाते थे? लेकिन उसको यहां थोड़ी माइनस कर देते थे कि यही माइनस कर दें कि लो 816 गए जीरो पीरियड में। समझ रहे हो? इसको सब कुछ टैक्स वैक्स देने के बाद फाइनली जो आता था उसके बाद माइनस करते थे। तो क्या चीजें यहां माइनस होंगी और क्या चीजें यहां माइनस होंगी वो समझा रहे थे। तो जो स्टॉक आप मेंटेन करोगे वो यहां फॉल करेगा एज अ वर्किंग कैपिटल, वरना स्टॉक इसी में तो स्टॉक है और क्या है। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? डेटर आता है, स्टॉक आता है, कैश आता है, बैंक आता है, वही तो है यह पैसा। तो जो स्टॉक आप मेंटेन करते हो एज अ वर्किंग कैपिटल का हिस्सा बनेगा, और इसका जो आउटफ्लो होगा वो टैक्स वैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से माइनस किया जाता है। तो जो मटेरियल आप कंज्यूम करते हो वो इसी से माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है ना। जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो माइनस हो गई, और मटेरियल तो वेरिएबल कॉस्ट होती। आप समझ पाए? चलो वापस आ जाते हैं। समझना बहुत जरूरी है भाई, मैं गड़बड़ कर देगा आदमी। सब एक ही जगह से घटा दी, काम लग गया। तो इस सवाल को लगाने के बाद फील करोगे कि सवाल में याद करने वाला काम बहुत निकल के आएगा आखिर में। लेकिन अब जो है वो है भैया, सॉल्व केस स्टडी। तो मटेरियल का पैसा हो गया, इसके बाद पैसे देख लेते हैं, लाइन वाले लिख लेते हैं सारे। इसके बाद है भैया वेजेस। ठीक है, और इसके बाद एक इन्होंने बोला क्या है कि लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर whose transfer for this purpose will reduce ideal payment of 15 लाख in year 1
एंड 10 लाख इन ईयर 2। तो लेबर कॉस्ट में जो आइडियल कॉस्ट जाती है वो थोड़ी ना यहाँ लिखते हो। लेबर कॉस्ट में जो लिखना होता है वो रियल वाली लेबर कॉस्ट लिखनी होती है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ी है तो जो आइडियल कॉस्ट होती है उसको हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट मानते ही नहीं थे। तो जब एम्प्लॉय कॉस्ट मानोगे नहीं तो पीएल में उसको लिख नहीं पाओगे। बात समझ रहे हो? तो जो पीएल में खर्चे लिख पाओगे फॉर द टैक्स पर्पज वो लेबर कॉस्ट आएगी, लेकिन एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम, तो वही लिखना पड़ेगा। वो देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी पहले अभी इसका समझो कि इसको टैक्स पॉइंट पे नहीं लेके आ पाते हैं। तो एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम वेजेस, तो जो आइडियल वेजेस है उसको इग्नोर करके यहाँ लिखोगे। तो पहले साल 15 लाख कम करके लिखना, 75 है तो कितना लिखेंगे 60, और दूसरे साल आपको 10 कम करके लिखनी है तो ये हो जाएगी 65, और आगे के सालों में कुछ नहीं कम करना है, 85 और 100 ही लिखा जाएगा। देखो बेटा, इस रेट वेरियांस निकाल तो क्या लेते हो, तो ये वेरियांस निकाल रहे हैं ना, टैक्स थोड़ी ना भर रहे हैं। किस लिए? तुमने कहा कि वेरियांस निकालते समय पेड लिखते हैं, हम यहाँ वेरियांस को निकाल रहे हैं। हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं पहले, अभी आपको सारा दिमाग इस पे निकालना है कि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे कंसीडर करना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय आइडियल वेजेस नहीं घटाई जाती हैं, क्योंकि कॉस्टिंग और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन वो अलाउ नहीं करते हैं। बेटा पीएल आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हिसाब से बनाते हो, इनकम टैक्स पीएल को मानता भी है, तो बताओ अगर इनकम टैक्स मान लेता पीएल को तो पीजीबी में इतना ज्ञान क्यों लिखते, क्या अलाउ होता है क्या नहीं अलाउ होता है। इस सवाल को जिन लोगों ने बनाया था पहले, इस सवाल में टैक्स वाला पूरा हिसाब किताब लग रहा है, एक एक पॉइंट टैक्स का आ रहा है इसके अंदर। पीबीटी जो है पूरी टैक्स के हिसाब से निकाली जा रही है। ये समझ लो पीजीबीपी इनकम निकालना है, पीबीटी नहीं निकालना, एक तरीके से समझो तो। समझ रहे हो कि टैक्स के हिसाब से क्या पीजीबीपी इनकम निकल के आएगी, क्योंकि टैक्स उसी पे जाएगा। तो इस सवाल में पूरा एकदम टैक्स के एक एक पॉइंट को यूज किया गया है। इसीलिए हमने पहले ही कहा था कि इस सवाल को करने के बाद फील करोगे कि इस सवाल में याद रखने वाली बहुत ज्यादा बातें, ठीक है, तो करने के बाद ही फील कर पाओगे। अभी तो 2 ही पॉइंट में देखो इतनी फीलिंग आ रही होगी, कितना याद करने लगा हम, ये भी याद रखें भी याद रखें, बहुत चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एक दो नहीं। तो इस सवाल को एकदम समझ लो कि आदमी 5-6 बार लगा लगा कि याद कर ली होगा तो एग्जाम में लगा पाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई यही। करेक्ट, बिल्कुल सही बात, तो लगा पाएगा अगर आ गया तो, वरना भूल जाएगा आदमी। या फिर एक एक पॉइंट लिखे कि भैया पीबीटी समाते समय आइडियल वेजेस नहीं माइनस करेंगे इंग्लिश में। फिर दूसरा पॉइंट लिखे कि पीबीटी निकालते समय मटेरियल कंज्यूम तो माइनस करेंगे, लेकिन स्टॉक जो मटेरियल का मेंटेन कर रहे हैं वो माइनस नहीं करेंगे। ऐसे एक पन्ने का लेख लिख ले, वो याद करके जाए, उससे लगा लेगा। ठीक है, दोनों में से जो उचित लगे वो अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले सवाल करने तो, वरना सवाल ही खत्म नहीं होगा फिर तो। ठीक है, आइडल टाइम वेजेस नहीं माइनस की जाएंगी। इसके बाद है अदर खर्चे। अदर खर्चे में कुछ नहीं बोला गया है, जो दे रखे हैं जैसे दे रखे हैं वो आप माइनस कर लोगे। जैसे कि हैं 40, 45, 54 और 70। 40, 45, 54 और 70। फिर है भैया फैक्ट्री के ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में देखो क्या ज्ञान बताया गया है, कुछ नीचे बोला गया फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये तो लोगे नहीं। कल भी देखा था आप लोगों को सवाल, हमने कहा था एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट हम लोग नहीं लेते हैं, तो ये तो लेना नहीं है।
एक्सेप्ट इंश्योरेंस चार्जेस ले लेने हैं आपको जो इस वेंचर के हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे उसकी जगह पे, इंश्योरेंस चार्जेस, क्योंकि एलोकेटेड वाले कोई खर्चे हम लोग काउंट नहीं करते हैं जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तब। ठीक है, तो इंश्योरेंस पकड़ लेंगे कितने का, 30 लाख का हर साल, तो 30, 30, 30 और 30। इसके बाद अगला मैटर क्या है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन फॉर एज पर इनकम टैक्स रूल, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, 50, 38, 28, 21, 50, 38, 28 और ये वाले खर्चे दे रखे थे, चुपचाप आपने माइनस कर दिए। ऊपर जो बताया गया था वो सब कैश आउटफ्लो है कि जीरो पीरियड में इतना लगेगा, इतना इन्वेस्ट करेंगे, वो सब तो एंड में आएगा। इनमें से देखो कोई और खर्चे तो नहीं है जो यहां लिखे जाएं, या ऊपर ऐसा कोई खर्चा, अगर यहां से आपने पढ़ना चालू किया होगा, एक बार मैं भी पढ़ा देता हूं जिससे कनेक्ट आपका बन पाए। तो एक लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मतलब बहुत प्रॉफिट कमा रही है अभी तक, वो एक मशीन इंस्टॉल करने की फिराक में लगी हुई है। ठीक है, इस मशीन का काम क्या है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। मतलब अभी कूड़ा निकलता था, कूड़े घर में चला जाता था, अब कूड़े से कुछ बना देंगे और उसको बेच पाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना। वेस्ट इज रिमूव बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ पेमेंट बाय द कंपनी 50 लाख पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। ठीक है, तो अभी आप वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहे थे, एक कंपनी को हायर किए हुए थे, वो आपके कंपनी से सब कूड़ा उठा उठा के ले जाता था और 50 लाख रुपए चलते थे। फिर बोला है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन द इंस्टॉलेशन ऑफ अफोर्सेड मशीन ऑन अ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ 30 लाख बिफोर ऑपरेशन स्टार्ट। दिस कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। तो एक और आपका खर्चा लगेगा जीरो पीरियड में कि इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे ना, और आपके पास क्या होंगे, 30 लाख जाएंगे, लेकिन ये 30 लाख आप टैक्स पर्पस के हिसाब से माइनस नहीं कर सकते, तो बाद में आउटफ्लो में दिखाएंगे, लेकिन टैक्स माइनस करने के बाद आउटफ्लो में आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर कह रहा है कि मशीन जो है वो लगाओगे कितने लाख रुपए की, 200 लाख रुपए की, है ना, और 4 साल का आपको डेटा दे रखा है, 4 साल का क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है, तो 200 लाख डिवाइड बाई 4 कर लोगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी हम लोग टैक्स में घटा चुके हैं। तो यहाँ अगर देखो तो 25% का रेट लगाया गया है मोटा मोटा, लेकिन उससे अपना कोई मतलब नहीं, जब बता ही दिया है तो कोई समस्या वाली बात है नहीं उसके अंदर। अब एक आउटफ्लो और होगा हमारा, क्या कर दें, फैन बंद कर दें, क्या कर बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट लेंगे, बिल्कुल लेंगे, सब लेंगे, परेशान क्या हो, तो इंटरेस्ट ही पहले ले लेते हैं। 200 लाख का जो मशीन लगाओगे वो लोन लेके आओगे, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे उसका, कमेंसिंग फ्रॉम ईयर 1, और इंटरेस्ट दिया जाएगा 16% पर एनम। ठीक है, अब यहाँ दो ऑप्शन हो सकते थे, जैसे अंग्रेजी बोली गई उससे तो ये पता चलता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, यानी इंस्टॉलमेंट इक्वल होंगी, तो जब इंस्टॉलमेंट इक्वल होती है तो प्रिंसिपल इक्वल नहीं होता। ठीक है, और दूसरी इन लोगों ने अर्थ निकाला है कि प्रिंसिपल इक्वल, इन लोगों ने अर्थ क्या निकाला है कि 200 लाख का लोन लिया है तो हर साल 50 50 50 लाख दे देंगे, ब्याज अलग से और जोड़ के दे देंगे। तो अगर ऐसा लेते हैं तो दूसरे ब्याज निकलेंगे, और ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि नहीं भैया 200 में इस तरीके से ईएमआई दें कि 4 साल बाद ब्याज भी खत्म हो जाए, मूलधन भी खत्म हो जाए, तो उसका ईएमआई अलग आएगा, फिर वो हायर परचेज वाला सिस्टम चलने लगेगा।
तो इसको आसान बनाने के लिए इन लोगों ने लिया है कि 200 लाख का जो रिपेमेंट करेंगे वो प्रिंसिपल बराबर लिख के करेंगे। और अगर यही करना था तो यहाँ इक्वल प्रिंसिपल नहीं लिख सकते थे क्या ये लोग? ठीक है, लिख देते तो थोड़ा लाइट फील करते आप, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ के करना है। तो 200 लाख का लोन लिया, हर साल 50-50 लाख चुकाओगे। अगर ऐसा करते हो तो पहले साल ब्याज 200 लाख पे लगेगा, दूसरे साल में 150 लाख पे, फिर 100 लाख पे, फिर 50 लाख पे, क्योंकि हर साल आप क्या कर रहे हो, 50-50 लाख चुकाए दे रहे हो। तो इस तरीके से ब्याज की गणना करके बताओ कितना कितना इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 32, 24, 16 और 8। ये समझ जाओगे ना सब लोग कैसे निकाला गया है? ठीक है, एक और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दोगे तो 50 लाख रुपए बचने लगेंगे, क्योंकि अभी वेस्ट हटाने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर लगा रखा था। जैसे अभी घरों का कूड़ा ले जाने के लिए हम लोग क्या है, कॉन्ट्रैक्टर लगा रखे हैं। वो घरों के बाहर हम लोग क्या आता है, घंटी बजाता है, तो हम लोग उसको डस्टबिन उठा के दे देते हैं, वो कूड़ा डालता है, चला जाता है। वो महीने में लेता है, छोटे घरों में 100 रुपए, बड़े घरों में 200, मतलब जितना ज़्यादा कूड़ा जितना बड़ा बड़ा, उस हिसाब से अपना सेट है उसका मामला। ठीक है, जैसे हमारे घर में आता तो उनको पता ही है, तो 100 रुपए, अपना छोटा घर है तो 100 रुपए लेता है महीने के। 1 तारीख को अपना है डस्टबिन के साथ 100 रुपए भी देना पड़ता है, बाकी हर दिन डस्टबिन डस्टबिन देते रहो, खाली करके देता रहता है। तो अब ये मशीन लगा दोगे तो कम से कम जो 50 लाख रुपए हर साल जा रहे थे वो नहीं जाएंगे। तो ये बचत हो गई आपकी, और ये रेवेन्यू वाली बचत है, तो यही जोड़ेंगे। ये आपको बच रहा है ना, तो रेवेन्यू में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक खर्चा आप लिख रहे थे, अब लिखना बंद करोगे। पीएल में तो लिख रहे थे। तो एक हो गया कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट वाली कॉस्ट सेव हो गई, ये पैसा बच रहा है इसलिए प्लस में लिखोगे, 50-50-50-50 ये बचेगा आप। ठीक है, तो ये रेवेन्यू वाली इनकम है, इसलिए यहीं पे लिखोगे। कोई खर्चा अभी तक कहाँ लिख रहे थे, इसको पीएल में ही लिख रहे थे आप। तो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब तो बेटा हम लोग ऊपर वाली चीज़ें सब माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, और इसको अल्टीमेटली क्या करेंगे, 50। अच्छा, लास्ट वाला ब्रैकेट गलत लगा दिया मैंने, सही कर देते हैं। और कोई आइटम है नहीं, तो अब जोड़ेंगे तो निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। एक पॉइंट इसमें रेंट वाला भी था, वो कहाँ चला गया है? ये वाला पॉइंट देखो क्या है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच अदरवाइज हैज बीन रेंटेड आउट 10 लाख पर एनम। यानी अभी तक आप मटेरियल स्टोर नहीं कर रहे थे, ये वाला अभी तो वेस्ट आता था उठा के लेके चला जाता था, तो आपको स्टोर नहीं करना पड़ता था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये मटेरियल स्टोर करोगे, ये वाला जो है, उसके लिए क्या खर्चा होगी आपकी, स्टोरेज कॉस्ट खर्चा होगी। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह बता रहा, कह रहा देना तो नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी हम किराए पर उठाते थे, उससे 10 लाख का रेंट आता था, और जब स्टोर करना चालू करोगे तो वो रेंट आना बंद हो जाएगा, और पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है। और ये रेंट का पैसा है, इसलिए रेवेन्यू आइटम यही लिखोगे। तो एक आपकी रेंटल कॉस्ट, ठीक है, यानी रेंट वगैरह का जो मुद्दा है वो आ जाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं लिख सकते? सब, यही तो है सवाल, समझ रहे हो, यहाँ सब फॉलो हो रहा है। रेंट का जो लॉस हो रहा है वो भी ले रहे हैं, लॉस ऑफ रेंट। इस सवाल में सारा फॉलो हो रहा है, पीएल भी फॉलो हो रहा है, डीटी भी फॉलो हो रहा है, कॉस्टिंग भी फॉलो हो रही है, एसएफए भी फॉलो हो रही है। यही तो सवाल की खास बात है।
इसीलिए सबसे आखिरी में करा रहे हैं इस सवाल को, रीजन है इसका। ठीक है, पहले भी जब पुराने सिलेबस में पहला सवाल होता था तब भी इसको आखिरी में कराते थे, क्योंकि पूरे चैप्टर की ऐसी तैसी कर देता था सवाल ही। ये टेक्निकली छोड़ने वाला सवाल है, लेकिन फिर भी बताए दे रहे हैं तुम्हें एक एक पॉइंट। ठीक है, वरना तो एग्जाम में छोड़ने वाला सवाल होता है कि आ भी जाए तो कौन इतनी माथा पच्ची करेगा, आदमी दूसरा ऑप्शन चुन लेगा वहां। ये दो ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं, फिर भी एक बार लगवाए दे रहे हैं जिससे। हाँ बेटा, कहना चाह रहे हो तो? हमने क्या बताया, ये लोग इसी में पीजीबीपी भी लगाए दे रहे हैं। ठीक है, इसका तुम्हें सोल्यूशन दिखा देते हैं, तो तुम कहोगे सर यार सही चल रहा है जैसे आप करा रहे हो। दिया भी हो सोल्यूशन, पहली बात तो ये है सोल्यूशन इसका। इसके बाद देखो, करने के बाद भी फिर अभी देखो टैक्स से 3-4 पॉइंट और नीचे को चढ़ दी। तो कॉन्टैक्ट पेमेंट में टैक्स सेव यहाँ माइनस करे दे रहा है, फिर डिप्रेशन ऐड बैक करके टैक्स यहाँ माइनस करे दे रहा है। हम तो को एक सही से सिस्टम बनवा के करवाए दे रहे हैं, न सब ऊपर ही चला जाएगा। अगर ये समझाने में आ गए सब खत्म हो जाएगा। तो जितना आसान हो सकता है उतना आसान करके तुम्हें बताए दे रहे हैं। चलो प्लस माइनस करो, निकाल के बताओ जरा पीबीटी कितना आएगा। 120 पहले साल, तो पीबीटी आ गया है 120, 120, 160, 154। तुम बताओ कितना आ रहा है? 140 आ रहा है, 144 आ रहा है, 144। ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें दे दो बेटा टैक्स चुपचाप। ठीक है, और टैक्स का रेट कितना है निकालो बेटा, इसका 35% टैक्स। इसका 35% टैक्स निकाल लो। कितना? 42, 42, 42, 56, 50.4। ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 78, 78, 104 और 93.6। अब मैं वो अन्य आउटफ्लो या इनफ्लो के बारे में सोचूंगा जिनको टैक्स पर्पस के हिसाब से आप पीएल में ना ठूस पाते। ठीक है, अब वो जो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं जिनको आप पीएल में ना दिखा पाते, उनको यहां कंसीडर करेंगे। इसमें वो पहला आ रहा है वही मटेरियल स्टॉक वाला। जो मटेरियल स्टॉक मेंटेन करोगे, जीरो पीरियड में 20 का और उसके बाद कितने का? 35 का। और पैसा जा रहा है तो माइनस में लिखना, आ रहा है तो प्लस में लिखना। इनफ्लो आउटफ्लो की तरह ट्रीट कर रहा है। लास्ट ईयर में नील नहीं हो रहा, ऐसा कहाँ कहा गया? फोर्थ ईयर में नील कर देना मतलब फोर्थ ईयर में 55 लाख आ जाएंगे, ऐसा कह लो। ठीक है, हाँ इन्फो में ले लेंगे अभी। ठीक है, तो इन्फो में ले लेंगे कि चौथे साल 55 लाख रुपए आ जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल का जो पैसा होता है ऐसे ही तो करते हैं, जब लगता है तो आप दिखाते हो किसमें? आउटफ्लो में। जब वापस आता है तो दिखाते हो। तो वो भी अभी लिखेंगे कि 55 हमारे पास क्या हो रहा है, आखिरी साल आया जा रहा है। आउटफ्लो की तरह तो माइनस करे दे रहे हैं, नहीं कर दे रहे हैं, एक ही बात तो है। इसके बाद और क्या क्या जा रहा है आउटफ्लो में? ये 200 लाख रुपए का जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे थे, 50-50 लाख, वो भी कैश आउटफ्लो है आपका। प्रिंसिपल ऑफ लोन 50, 50, 50 और
और एक कैश आउटफ्लो और है आपका, ठीक है, क्योंकि लोन लेके लगाया है ना। एक और ये आया था पॉइंट, ये वाला कौन सा हो गया, ये सब तो हो गया, ये सब हो गया, ये सारी बातें हो गई हैं। यहाँ कोई पॉइंट, ये देखो जो 30 लाख रुपए का आप क्या करते हो, कंपनसेशन पे करते हो, तो तुम्हें अब कूड़ा उठाने नहीं देंगे, है ना, तो उसका हो रहा है नुकसान, क्योंकि अभी तक उसको हर साल 50-50 लाख मिलते थे। अब तुम कहो नहीं बेटा कल से कूड़ा उठाने मत आना, तो कह रहा ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते, 30 लाख कंपनसेशन दो हमको, नुकसान हो रहा है मेरा, तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो वो भी आपका एक आउटफ्लो है जीरो पीरियड में। तो इनफ्लो आउटफ्लो सब यही माइनस हुए जा रहे हैं, बस ये चीज ध्यान रखनी है। आप चाहो तो इनका एक अलग स्टेटमेंट बना सकते हो, उसमें निकालने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, या यहीं से सेट कर दोगे सीधा एनपीवी आ जाएगी डायरेक्ट, आखिर में डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो प्लस माइनस करके बताओ जरा कितना निकल के आया। डेप्रीसिएशन हाँ बैड करेंगे भी, डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर लो, इंटरेस्ट का ऐड बैक करोगे, कर तो दिया है, अब कैसे करोगे, टैक्स से पहले घटा दियो हो, वापस कहाँ जोड़ा जाता है इंटरेस्ट, डेप्रेशन ऐड बैक किया जाता है, तो डेप्रेशन वापस ऐड कर लोगे, ये सही लगता है, इंटरेस्ट क्यों ऐड करोगे बेटा दोबारा, 1 - t करते हो, लेकिन यहाँ थोड़ी ना करोगे, यहाँ तो पूरा लगा ही रहे हो, समझ रहे हो, इंटरेस्ट 1 - t वहां करना होता है जहां पे इनफ्लो नहीं दे रखे होते थे, तो फिर इंटरेस्ट को हम लोग नेट ऑफ कॉस्ट लेके कंसीडर करते थे, यहाँ तो पूरा है ही है, जो इंटरेस्ट लगा वो घटा लियो, जो टैक्स बचना था अपने आप ही कम हुई हुआ, तो डिप्रेशन वापस ऐड बैक कर लोगे, 50, 38 और 28 और 21। हाँ बेटा वो भी लिख रहे हैं, यहीं पे लिख लेंगे आखिरी साल में। एक है सैलवेज वैल्यू भी मिलेगी आपको, आखिरी मशीन 20 लाख की बेचोगे, लेकिन 15 लाख तो रिमूवल कॉस्ट में चला जाएगा, यानी कुल मिला के 5 ही लाख की आएगी। तो सैलवेज वैल्यू से 5 लाख आ रहे हैं, वो भी लपेट दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब करो भैया प्लस माइनस, हाँ बेटा उसको इग्नोर किया है इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, हाँ उसको इग्नोर किया है इन लोगों ने, यहाँ देखो आखिरी में नोट बनाए हैं कि मटेरियल स्टॉक का इंक्रीज आर टेकन एज कैश फ्लो, मतलब कैश आउटफ्लो के तरह टेक करोगे, क्योंकि उस पर कोई टैक्स की बचत नहीं होगी, बाद में जोड़ा जाएगा, इसीलिए देखो हमने यहाँ बाद में जोड़ा है, तो जो भी उसका मटेरियल का स्टॉक है बाद में, ये वाक्य याद रखने पड़ेंगे सारे। आइडियल टाइम वेजेस ऑल ऑल्सो बीन कंसीडर्ड, ठीक है, कह रहा कंसीडर कर सकते हो, तो मतलब बच्चा चाहे तो फुल वेजेस भी घटा सकता है यहाँ, और बच्चा चाहे तो इस तरीके से करे कि आइडियल टाइम ना घटाए, तो इन्होंने घटा दिया है तो क्या कह रहे हैं, ऑल्सो तुम कंसीडर भी कर सकते हो, मतलब दोनों रास्ते हैं कुल मिलाकर तुम्हारे पास, ये कहना चाह रहे हैं। फिर अपोजिशन फैक्ट्री कॉस्ट रिलेवेंट नहीं होती है, तो समझ में आता है, इंटरेस्ट 16% के हिसाब से डाला गया है, ठीक है, तो टैक्स को इग्नोर कर दिया गया है जब आपने मशीन को बेचा, यही बता रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन में नहीं सोल्यूशन में ये सब कर रखे ना, तुमको बता रहे हैं कि हमने बेटा ऐसा किया है, तुम अगर कंसीडर करना चाहो तो कर लो, ठीक है, कहो बताएंगे इस वरना कहो यहाँ भी ना लिखता, तो सवालों में तो ऐसा ही होता है कि ना वो सवाल में लिखता है ना आंसर में लिखता, वो कर देता अपने मन से, यही बता दी कि हाँ भैया ये कर रखा है,
तो समझ में आता है कि हाँ भाई इसको कंसीडर भी कर लेते तो कोई इतनी गलत ना होता, वो भी ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। चलो प्लस माइनस करो और ये आ जाएंगे आपके नेट कैश फ्लो। और स्टॉक वाले को इन लोगों ने लास्ट में भी ऐड नहीं किया है, मतलब इनसे रह गया है क्या है, समझ सकते हो। स्टॉक को, हाँ 55 वाले को आखिरी में इन्होंने ऐड नहीं किया है। इसीलिए तो नहीं ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि कंजम्पशन वाला पॉइंट लेके चल रहे हैं। बात समझ रहे हो? करेक्ट, बात समझ रहे हो। इसीलिए तो कंज्यूम यहाँ लिया गया है। ऐसा उल्टा सोचो तुम बेटा, बहुत ध्यान से। पहले साल तुम 20 का स्टॉक मेंटेन कर रहे हो और 30 का कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब खरीदे तुम 50 का हो गए। 50 में 30 का कंज्यूम किए, 20 बचा था तुम्हारे पास। जो कंज्यूम किए थे पीएल में दिखाए, खरीद के 50 का लाए थे तो 30 का ऊपर दिखाया, 20 का नीचे दिखाया। ये भी समझ में आ रहा है। अब 20 आपके पास बचा है, ठीक है। दूसरे साल के एंड में बचाना तुम्हें 55 का है, तो तुम 35 का और खरीदोगे, जितना कंज्यूम करना उससे भी ज्यादा। तो 40 का है तो तुम खरीदोगे 75 का, 40 कंज्यूम करोगे और 35 का स्टॉक जो मेंटेन तुम 20 का कर रहे थे तो उसको 55 करना है, तो खरीदोगे 75 का, पैसा 75 जाएगा। 75 ही दिखा रहे हैं, कुछ और नहीं दिखाया है। 40 यहां दिखाया है, ठीक है, 40 यहां दिखाया है और 35 यहां दिखाया है। तो तुम्हारी बात है, 75 का ही लगा है। इसके बाद तीसरे साल 85 का ही खरीदा होगा और 85 ही कंज्यूम किया है। 85 खरीदा होगा और 85 ही क्या किया है, कंज्यूम किया है, तो 85 का ही खर्चा दिखाई पड़ेगा। चौथे साल आपका स्टॉक जीरो हो गया है, तो इसका मतलब है कि भले कंज्यूम 85 का किया है लेकिन खरीदा 30 ही होगा, ठीक है। परचेज कितना किया होगा आपने, लिख के बता दें तो लिख के बता देते हैं। हमें ये भी देखना है कितना आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है। वही तो कह रहे हैं, फिर यहाँ प्लस करें ना तभी तो बैलेंस होगा वो, ठीक है। तो ये इनसे इग्नोर हो गया है, रह गया है। कुल मिला के ये समझो कि आखिरी में स्टॉक का लेवल खत्म हो रहा है, उसका 55 वापस बचना चाहिए था, ठीक है। और वो इन लोगों ने क्या कर दिया है, ठीक है। वो तो स्टॉक का लेवल बोल रहा है बेटा, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, वैल्यू थोड़ी बोल रहा है। यहाँ कह रहा है स्टॉक का लेवल 3 साल के एंड तक में 55-55 मेंटेन करोगे और आखिरी समय स्टॉक का वैल्यू निल हो जाएगी। लेकिन स्टॉक की वैल्यू निल करने में उसकी सैलवेज वैल्यू काउंट नहीं कर रहे हैं। यानी स्टॉक तो खत्म हो जाएगा लेकिन जैसे हवा में चला जाएगा, गायब हो जाएगा ऐसा। तो कुल मिला के इस सवाल में इन्होंने जो स्टॉक का पैसा आखिरी में 55,000 रियलाइज हो रहा है उसको कंसीडर नहीं किया है। फुल आउटफ्लो में दिखा रखा है 85, आउटफ्लो में यहाँ पूरा पूरा 85 दिखा दिया है, ठीक है। तो आखिरी में इनको 55 यहाँ लास्ट में और ऐड करने चाहिए थे, वो इन्होंने इग्नोर कर दिया है। यहाँ हम लोग अगर लेंगे तो ये जो स्टॉक लगा रहे हो ये एक तरीके से समझो तो ये वर्किंग कैपिटल लग रहे हैं, और यहाँ वर्किंग कैपिटल आपको रिलीज होके वापस आ जाएगी आखिरी में, जो कि ये 55 की आनी चाहिए। बस ये इन लोगों ने इग्नोर कर दिया है, मतलब रह गया है गलती से कि जानबूझ के कर दिया है वो नहीं पता है। जानबूझ के करते तो यहाँ खुद ही लिखते कि हमने भैया इग्नोर कर दिया है, उसका मतलब क्या है कि गलती से रह गया है, ऐसा मानते हुए काम करना पड़ेगा। चलिए अब प्लस माइनस कर लीजिए। 55 वाला मामला समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ
वर्किंग कैपिटल में 20 लगाए, फिर 35 लगाए, और आखिरी में तो वर्किंग कैपिटल रिलीज होती है ना, तो फिर यहाँ पे 85 खरीदे नहीं तुम, 30 खरीदे, वो दिखाओ। अरे बेटा ये काम नहीं कर सकते ना इस सवाल में, क्योंकि जितना खरीदे वो यहाँ लिख नहीं सकते आप, या तो परचेज निकाल निकाल के दिखाई जाए, समझ रहे हो? तो वही तो है, फिर 30 का दिखाते ना यहाँ अल्टीमेटली। अगर 30 परचेज किया तो आप 30 दिखाइए, उसको सही कर लेंगे ना अपने हिसाब से हम। अरे ऐसे समझो ना कि जैसे यहाँ पे मान लो, किसी और सवाल में ले लेते हैं जहां पे वर्किंग कैपिटल आ रही हो, वो सवाल पकड़ना पड़ेगा तब तुम समझ पाओगे। इसमें वर्किंग कैपिटल लगाए थे नहीं, कही था सवाल, लेकिन वर्किंग कैपिटल आखिरी में रिलीज हुई थी, समझ लो। कहे ना कहे कि वर्किंग कैपिटल में जो पैसा ब्लॉक होता है, जब दुकान बंद करोगे तो वो रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से लगाया जाता है सवाल कि वर्किंग कैपिटल इनफ्लो भी दिखता है और बाद में आउटफ्लो भी दिखता है, मतलब पहले आउटफ्लो लगता है बाद में इनफ्लो लगता है। तो जो स्टॉक है, डेटर है, कैश है, बैंक है, जो करंट एसेट की चीजें होती हैं, शुरुआत में आउटफ्लो में दिखाई जाती हैं और बाद में इनफ्लो में भी दिखाई जाती हैं, चाहे सवाल कहे तो चाहे ना कहे। वरना इस सवाल को खोल लो और देख लो कहाँ कह रहा था कि ये जो वर्किंग कैपिटल का पैसा है वो मिल ही जाएगा आखिरी में तुमको, लेकिन लेके ही तो सवाल लगा है उसी तरीके से तो। ठीक है, जो भी वर्किंग कैपिटल का पैसा रहेगा वो लास्ट में रिलीज हो ही जाएगा अपने आप, ऐसा लेते हुए तुम्हें सवाल करना होगा। और वर्किंग कैपिटल में जो चीजें आती है वो तुम्हें याद रखना है, क्या क्या आता है। स्टॉक आता है, डेटर आता है, कैश आता है, बैंक आता है, बीआर आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। अगर ये खर्चे आपको दिखाई पड़ेंगे तो लास्ट में इनका रिवर्सल करना पड़ेगा। करना दोनों पड़ते हैं क्योंकि जाते किसी और समय पे हैं और वापस किसी और समय पे आते हैं। ये इनसे रह गया है 55 लाख एड बैक करना, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। अब निकाल लो बेटा कि नेट क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस करो, नेट बताओ फटाफट कितना होगा। पहले साल ये 50 जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ जाता आता सब मिला के देखना क्या जा रहा है क्या आ रहा है। 43 प्लस में है माइनस में? प्लस में है। 62 और यहाँ पे 124.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो डिस्काउंटिंग फैक्टर से, जो कि लेने हैं 15% के रेट से। जीरो पीरियड का 1 होता है, 0.870 होता है, 0.756 होता है, 0.658 होता है, 572 होता है। मल्टीप्लाई कर लोगे, जहां माइनस में है इसका मतलब वो इनफ्लो आउटफ्लो है, जहां प्लस में है इसका मतलब वो इनफ्लो है। और इन सबको जोड़ के फाइनली लिख देंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो मशीन लगा दो, निगेटिव आ जाए भूल जाओ। हाँ बेटा, एक फाइनली, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, ठीक है, तो मशीन शुड बी इंस्टॉल। मशीन, और अगर इसको इन्होंने इग्नोर भी कर दिया है तो भी इसका डिसीजन पॉजिटिव आया है, तो डिसीजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये है सवाल। इस सवाल में मेन तुम्हें जो याद रखने वाला काम है वो ये है कि कौन से खर्चे या इनकम टैक्स का इफेक्ट डालने से पहले करोगे और कौन से खर्चे इनकम टैक्स के बाद जोड़ो घटाओगे। असली में ये गेम है इस सवाल का कि किसको टैक्स के पहले प्लस माइनस करोगे और किसको टैक्स के बाद। ये अगर दिमाग लगा के समझ पाए तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो यहां तक कर लो, बाकी कल कराते हैं। चैप्टर हो गया हम लोग का यहां से एंड। ठीक है,
कल स्कैनर लेते आना, एक दो लोग के पास तो स्कैनर होगी ना, पकड़े आना कल। हाँ वर्कबुक भी देख लेंगे, एक एक करके देख पाएंगे, दोनों एक साथ तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्कैनर ले आओ, चाहे पहले स्कैनर दिखवा लो चाहे पहले वर्कबुक दिखवा लो। क्या देखोगे पहले? स्कैनर? पहले कल स्कैनर ले आना, इस चैप्टर का पहले स्कैनर से देख लेंगे और फिर वर्कबुक से देख लेंगे।